नमस्कार। आज का विषय है फ्रांस की क्रांति। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण और तात्कालिक कारण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बौद्धिक कारण। फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में फ्रांस के चिंतकों एवं लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष को बड़ी ही प्रखर अभिव्यक्ति दी और फ्रांस के लोगों के समक्ष उनकी तत्कालीन दशा से मुक्ति के सुधार मार्गों को प्रस्तुत किया। फ्रांस की क्रांति में 18वीं शताब्दी के 3 फ्रांसीसी विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा है वोल्टेयर और तीसरा है रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार कर दिया और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि न मानते हुए जनता का प्रतिनिधि घोषित किया। और साथ ही उन्होंने बताया कि राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए और उसे जनहित को दृष्टि में रखकर ही शासन करना चाहिए। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज और इसके माध्यम से उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसमें सरकार को प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए 3 शक्तियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के सावधानीपूर्वक विभाजन पर उन्होंने बल दिया। दूसरे प्रसिद्ध लेखक वोल्टेयर थे और उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से राज्य, चर्च और एवं सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने निरंतर प्रहार किए। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी लेटर्स ऑन द इंग्लिश और एन एसे ऑन कस्टम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ शार्लेमन टू आवर ओन डे। फ्रांस की क्रांति के प्रेरक विद्वानों में रूसो का भी स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और इसी कारण से नेपोलियन जैसे महान व्यक्तियों ने उनके संबंध में कहा था, यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। रूसो की जो प्रसिद्ध रचना है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध, और जो कि राजनीतिक चिंतन की एक क्रांतिकारी एवं महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और रूसो की इसी पुस्तक ने फ्रांस की क्रांति का मुख्य आदर्श वाक्य या नारा प्रदान किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और रूसो ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक अनुबंध में स्पष्टतः प्रजातांत्रिक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया और उसने प्रजातंत्र की 2 मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया, जनता की प्रभुसत्ता और सभी नागरिकों के समान अधिकार। और पुस्तकों के प्रारंभ में ही रूसो ने कहा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और सब तरफ से बंधनों में बंधा हुआ है। मैन वॉज बॉर्न फ्री एंड इज एवरीवेयर इन चेन्स। अपनी मौलिक मुक्त अवस्था को त्याग कर मनुष्य ने सरकार के बंधन को स्वीकार किया। लेकिन कोई भी सरकार एक सामाजिक अनुबंध पर आश्रित होती है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति समाज के सभी सदस्यों की सहमति से किसी केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने अधिकारों का समर्पण करता है। और यदि कोई शासक जनता की प्रभुसत्ता को अस्वीकार करता है तो वो उक्त सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन करता है और ऐसी स्थिति में जनता को ये स्वाभाविक अधिकार है कि वह ऐसे शासक को हटा दे। रूसो के जो विचार थे वो यूरोप के तत्कालीन राजतंत्रात्मक सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और रूसो के विचार फ्रांस में क्रांति घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बन गए। इन 3 प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों, दार्शनिकों के अतिरिक्त फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले जो दार्शनिक लेखकों में दीद्रो, कैविस्ने, हालबैश, कांदिलेक, रेनाल, मावली आदि के योगदान को भी हम नकार नहीं सकते। दीद्रो द्वारा संपादित एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश क्रांति काल में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ और इसके माध्यम से
फ्रांस की जनता में बहुत अधिक जागृति आई और अन्य लेखकों ने भी फ्रांस की अर्थव्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों, असमानता आदि पर कुठाराघात करके समाज में नव जागृति लाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार इन सभी विचारकों ने अपने शब्दों और लेखकों के द्वारा तत्कालीन प्रचलित व्यवस्था के समस्त दोषों को उजागर किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखकों और विचारकों का फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि फ्रांस की क्रांति के जन्मदाता ये लेखक या विचारक थे, बल्कि क्रांति का मूल स्रोत उस समय की पुरातन व्यवस्था के दोषों में और सरकार की गलतियों में निहित था, और केवल इन विचारकों और लेखकों ने अपनी लेखनियों के माध्यम से उन दोषों को जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें तर्क और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। अब आइए विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार का वित्तीय संकट था और जिसके समाधान के लिए लुई 16वें को 1789 में स्टेट जर्नल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। लुई 14वें और लुई 15वें के शासनकाल में फ्रांस के अनेक युद्धों में संलग्न रहने के कारण फ्रांसीसी सरकार की आर्थिक हालत बहुत शोचनीय हो गई थी और अपनी इस दयनीय आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सरकार को अनेक बार ऋण लेना पड़ा और इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा इन ऋणों पर ब्याज चुकाने में ही चला जाता था और इसके अलावा राष्ट्रीय आमदनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्साय के महलों की शान शौकत और विलासिता में खर्च हो जाता था। राष्ट्रीय खर्च प्राय राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होता था और इससे उत्पन्न घाटे को पूरा करने के लिए पुनः ऋण लेना पड़ता था। लुई 16वें के काल में राष्ट्रीय ऋण की मात्रा बढ़कर 60 करोड़ डॉलर हो गई थी। सरकार आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति में आ गई थी। लोग सरकार को ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे और ऐसी स्थिति में वित्तीय हालत को दो तरीकों से ही सुधारा जा सकता था। एक तो करों में वृद्धि के द्वारा और दूसरा खर्चों में कटौती के द्वारा। किंतु फ्रांस के विशेषाधिकार युक्त वर्ग, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग प्रत्यक्ष करों के भुगतान से मुक्त थे। वे वित्तीय संकट की इस अवस्था में भी किसी प्रकार का कर देना नहीं चाहते थे और जो तीसरा वर्ग था वो पहले से करों के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ था, तो वो और कर देने की स्थिति में था नहीं। दूसरी ओर वर्साय के राजदरबार में खर्चों में कटौती के लिए रानी और अन्य लोग तैयार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में समाधान कैसे हो, तो इस कारण से लुई 16वें ने अपने राज्यकाल के आरंभ से ही वित्तीय संकट को सुलझाने की दिशा में कुछ प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। लुई 16वें ने अपने समय में एक के बाद एक वित्त मंत्री बनाए। तुर्गो, नेकर और केलोन को एक के बाद एक वित्त मंत्री बनाया गया। तुर्गो, जो कि 1774 से लेकर 76 तक फ्रांस में वित्त मंत्री के पद पे था, तो उसने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा था जिसमें ऋण नहीं हो, नए कर नहीं हो और दिवालियापन नहीं हो और राज्य के खर्चे में कमी हो। लेकिन उसका यह प्रस्ताव लुई 16वें की रानी आंतवानेत को पसंद नहीं आया और इस कारण से तुर्गो ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उसके स्थान पर नेकर को वित्त मंत्री बनाया गया और उसने कुलीनों पर टैक्स लगाने और राजा के व्यय को कम करने पर जोर दिया। लेकिन रानी के प्रभाव के कारण नेकर को भी 1781 में अपने पद से हटा दिया गया उसे, और नेकर के बाद में फेलरी और कैलोन वित्त मंत्री बने। कैलोन ने देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन
यह प्रस्ताव भी किसी को पसंद नहीं आया और कैलोन को भी पद से हटा दिया गया और उसके बाद ब्रीन को 1787 में वित्त मंत्री बनाया गया और उसने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए और सभी वर्गों पर उसने भूमिकर और एक नया टैक्स, स्टाम्प टैक्स लगाने की बात कही और इसके लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग की गई इन नए करों को लगाने के लिए। हालांकि लुई 16वां स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जनता के भारी दबाव के चलते हुए 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन होना निश्चित हुआ और नेकर को व्यापक अधिकार देकर एक बार पुनः वित्त मंत्री बनाया गया। स्टेट जनरल फ्रांस की एक पुरानी प्रतिनिधि सभा थी और जिसका पिछले 175 वर्षों से अधिवेशन नहीं हो पाया था और 1788 में स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ और स्टेट जनरल में 3 प्रकार के सदस्य थे। पहले में सामंत, दूसरे में पादरी और तीसरे में सर्वसाधारण वर्ग के प्रतिनिधि बैठते थे और 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन वर्साई के शानदार राजमहल में आरंभ हुआ और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति को कई कारणों ने मिलकर जन्म दिया। फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये 2 मुख्य कारणों से हुई। एक ओर तो फ्रांस की सरकार आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से दिवालिया हो गई थी और दूसरी ओर नए विचार, साहित्यिक प्रचार, सामाजिक असंतोष और राजनीतिक शिकायतें क्रांति का पथ प्रशस्त कर रही थी। या यूं कह सकते हैं कि ऊपर से दिवालियापन और नीचे से असंतोष के दबाव के कारण क्रांति अवश्य भावी हो गई। धन्यवाद।